माननीय अध्यक्ष महोदय, नाइपर अमेंडमेंट बिल पर राज्यसभा में कुल मिला के 21 सम्मानीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातचीत रखी है। उसमें से हमारे नीरज डांगी जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, अभिरंजन जी, KRN राजेश कुमार जी, सुजीत कुमार जी, अयोध्या रामी रेड्डी जी, हमारे महेश पोद्दार जी, श्वेत मलिक जी, राम कुमार वर्मा जी, हमारे जुगल सिंह जी लोखंडवाला, डॉक्टर L हनुमंतैया जी, जरनादास वैद्य जी, M थम्बीदुराई जी, रामनाथ ठाकुर जी, मनोज कुमार झा जी, अब्दुल वहाब जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, फौजिया खान जी, कनक मंडल, रविंदर कुमार जी, श्री राम जी, कुल मिला के 21 सदस्यों ने अपनी बात, अपना विषय, अपना महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल के संदर्भ में दिया है। मैं जब इस बिल पर बात करूं, उसके पहले आज का दिन हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस बिल को लेकर मैं आगे बात करूं, उससे पहले मैं देश के 10 लाख से ज़्यादा फार्मासिस्ट और हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े कर्मचारी से लेके CEO, MD, चेयरमैन तक सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने रात दिन काम करके पिछले 2 साल में भारत की कोविड से लड़ाई के दौरान न केवल भारत में दवाई की आपूर्ति सुनिश्चित की है, बल्कि दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई है। जब इस बिल लोकसभा में आया और उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में रिफर हुआ, जब वो स्टैंडिंग कमेटी में गया तब सम्मानीय स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उसमें से 13 सुझाव थे। उसमें से कई सुझाव हमने बिल में ऐड कर लिया है और कई सुझाव हम जब रूल्स बनाएंगे तब उसको इंक्लूड कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। स्टैंडिंग कमेटी का आज के अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये बिल की शुरुआत हुई राज्यसभा में, तब ये बिल केवल 4 अमेंडमेंट के साथ आया है। 4 अमेंडमेंट मेरा है। एक है मोहाली नाइपर, एक ही थी और वो नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा उसको दिया गया था। उसके बाद 6 नई नाइपर बनी, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था कि उसको नेशनल इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, तो एक क्लैरिफाई हो जाए और उसको भी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाए। ये एक हमारा अमेंडमेंट था। दूसरा हमारा अमेंडमेंट था कि नाइपर में आज पोस्ट ग्रेजुएट और PhD का ही अभ्यासक्रम चल रहा है, एजुकेशन हो रहा है, उसको हम अंडर ग्रेजुएट का भी एजुकेशन उसके साथ जोड़े, इंक्लूड करें। कोई डिप्लोमा देना हो तो भी डिप्लोमा दे सके, अदर टाइप के एजुकेशन उसमें इंक्लूड कर सके, जैसे वो वहाँ नाइपर में शिक्षा दे सके। इसलिए आवश्यक था कि वो इससे एकेडेमिया और इंस्टीट्यूट के बीच में एक रिश्ता बने, एक दूसरे को सहयोग हो। एक तीसरा अमेंडमेंट था, उसमें सभी नाइपर को एक कोऑर्डिनेटेड व्यू में हम चला सके, सभी में देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक ऐसी काउंसिल बने जिस काउंसिल में डिस्कशन हो और देश को अगले दिनों में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, कौन से विषय पर हमें बल देना चाहिए, क्या रिसर्च की आवश्यकता है, और उसके पर एक एडवाइस कर सके। इसलिए वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में एक काउंसिल बने और गवर्निंग बॉडी में एक चौथा हमारा अमेंडमेंट था, सारी नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी कितनी है, तो हमारे नाइपर में वो थी 30-32 की और सभी में वो 12 से 13
के 13 सदस्यों की ही है। तो सभी नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी एक टाइप की ही रहे, और इस दृष्टि से उसको 332 थे उसमें से कम करके वो 12 की करे, और उसके लिए एक अमेंडमेंट था। यहाँ कई ऑब्जर्वेशन हुआ, हमने उसका कोई पावर नहीं लिया है। गवर्निंग बॉडी के पास जो पावर था वही पावर उसमें रहेगा। दूसरा, SC ST की सभी सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी कि SC ST का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। SC ST का प्रतिनिधित्व गवर्निंग बॉडी में रहेगा, एक महिला का प्रतिनिधित्व भी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। सभी ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय सब साथ में मिलके ये विषय पर काम करे, इस दृष्टि से उसमें वो भी रखा गया है। और जब नीरज डांगी जी बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन किया। ये बिल वैसे ही पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन करने जैसा नहीं था, उसमें कमेंट हो, अपना सुझाव हो, ये सब हो सकता है। लेकिन हर चीज़ में हम जब पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं तो मेरी भी मजबूरी हो जाती है कि मैं उसका रिप्लाई करूं। उसमें कहा गया कि नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं, मैं बहुत स्मूथली कहूंगा, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। नीरज जी ने कहा, उन्होंने तो बात बहुत आगे तक कर दी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस देश में चली। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस प्रधानमंत्री जी ने कई बार देश को, नेशन को एड्रेस किया, सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की, और जिन्होंने अच्छा काम किया ये सभी की सराहना की। कभी ये स्टेट बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है इसलिए उसकी सराहना नहीं करना, ऐसा नहीं। कई स्टेट बीजेपी रूलिंग नहीं है, उसका मुख्यमंत्री का सार्वजनिक तौर पर ये किया है राज्य ने, इसलिए मैं सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया परमानेंट। ये ही संस्कार से हम सब लोगों को भी संस्कारित किया है। जो अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करो। आपका कागज आता है, आपका सुझाव आता है, सम्मानीय स्टैंडिंग कमेटी ने अपना सुझाव दिया तो कोई महत्वपूर्ण सुझाव थे, हमने सुझाव मान लिया। हमसे उसमें कोई छूट जाता है तो उसको ऐड करके बेहतर हम बना सके। हमने कभी यहाँ कोई भी विषय आ जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय तो तुरंत ही बात हो जाती है। जब शोषित, वंचित, पीड़ित, उसके लिए उसमें स्थान नहीं है, ये होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित के लिए काम करने के लिए ही मोदी सरकार बनी हुई है। हमने काम ही वहां से शुरू किया, और मैं मेरे और बाहर ऑब्जर्वेशन नहीं करूंगा, मैं मेरे हेल्थ सेक्टर में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। यहाँ कई सम्मानित सदस्यों ने अच्छी बात कही, कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में गरीब, एक मनोज कुमार जी आपने कहा कि हम लेबर सप्लाई करते हैं, सॉरी टू से यू, लेबर सप्लाई का शब्द मत करिए, ये हमारा देश का सम्मान है। हमारा देश में मेहनत वो करता है, परिश्रम बहाता है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इरादा नहीं था, मैं उसमें ये ऑब्जर्वेशन, मैं केवल इतना ही बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ये मोदी जी ने ही किया, वो तो स्वीकारना पड़ेगा ना। देश के गरीब लोग, कोई अमीर लोग है ना, उसको तो ट्रीटमेंट कहाँ भी मिल जाती है। जब गरीब लोग है उसके लिए तो केवल ऐसा माना जाता था, गरीब लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ही जाना है, और सरकारी अस्पताल मतलब गरीब की अस्पताल जी नहीं। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ फैमिली, आज से 8 साल पहले अमेरिका में ओबामा केयर योजना आई थी। ओबामा केयर योजना ऐसी थी कि अमेरिका के 10 करोड़ पीपल्स, 10 करोड़ नागरिक, उसको हेल्थ कवरेज देना था, उसको हेल्थ सिक्योरिटी देनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की समस्या, देश की गरीब लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी दी। ये हम करते हैं। हम ऐसा शब्द प्रयोग कभी नहीं किया, जुमला किया। मैं यहाँ एक कोट नहीं करना चाहता हूँ आपने क्या किया, लेकिन हमने तो ये किया है। 10 करोड़ फैमिली, 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देके, ये भी कैसी, 20,000 ऐसे हॉस्पिटल है जहां एक बेड पर एक गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज होता हो, और दूसरे यही रूम में दूसरे बेड पर एक अमीर परिवार का इलाज होता हो। ये बराबरी का काम करने का काम तो हमने ही किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के यहाँ घर होना चाहिए। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम उसको कर देंगे, हम उसको कर देंगे, हमें वोट दिया है उसको कर देंगे, उसको नहीं। देश में सभी गरीब लोगों को घर मिले, अपना घर मिले, कार्यक्रम चल रहा है। सभी गरीब के यहाँ चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर मिले,
इसको मिले उसको मिले, उन्होंने वोट दिया है नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। ऐसा पहले होता था माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा हर गरीब ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय उसमें कुछ नहीं आता है, देश के गरीब लोगों के यहाँ उसके परिवार उसके घर में गैस का चूल्हा जलना चाहिए। हमने ये किया। हमने हेल्थ एक्सेस देने के लिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभियान चलाया। वैक्सीनेशन फ्री 85,000 से अधिक 5-6 गांव के बीच में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, वहाँ डायबिटीज का चेकअप हो, वहाँ बीपी का चेकअप हो, वहाँ कैंसर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता हो उसका चेकअप हो, सर्वाइकल कैंसर का चेकअप हो, ओरल कैंसर का प्राइमरी चेकअप हो, और उसमें से कोई ऐसे पेशेंट लगे तो उसको तुरंत ही रेफर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जा सके। ये माननीय अध्यक्ष महोदय हमने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देश में यही करके दिखाया है। देश में मैं एक बार यही सदन में विस्तार से कोविड पर की डिस्कशन में रिप्लाई दे चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करूँगा। लेकिन आज मैं हर दिन सुबह में रिव्यू करता हूँ, दुनिया में कोविड की स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है, इंडिया में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गया था G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में, वहाँ कई कंट्री बोलते थे कि हमने 80% वैक्सीनेशन कर दिया, पॉपुलेशन कितना, तो उन्होंने कहा 90 लाख, 90 लाख। मैंने कहा कि 90 लाख तुम हर दिन करते हैं, एक क्षमता हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है और आज देश में 130 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो गए, 85%। कैसे होगा? मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था अभी कि वैक्सीनेशन, आपने कहा था कि दिसंबर में वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि मैंने किसी को मना नहीं किया है, नहीं मोदी जी ने मना किया है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाके अपने इलाके में 100% वैक्सीन हो जाए। आज 22-20 करोड़ से ज़्यादा डोज स्टेट के पास पड़ा है, उसका उपयोग करके हम सब लोग लगे। ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये देश का काम है, हम सब लोगों का काम है। और हम ये लड़ाई कभी मोदी जी ने नहीं कहा है कि मैं अकेला लड़ूंगा, मोदी जी ने हमेशा कहा है कि ये लड़ाई देश लड़ेगा। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, हम सब लोगों को साथ में मिलके, और ये किया भी है। आज 85% लोगों को, 85% लोगों को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया और 52% से अब लोगों को आज सेकंड डोज में एडमिनिस्टर हो चुका है। ये हमारे देश की उपलब्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, सवाल था उसको अवसर देने का, और उसको अवसर देने से उसकी क्षमता बाहर आती है। ये देश में आज आप साहब नासा में जाओ, 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है। दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। ये इंडिया की क्षमता है, ये यहां भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता था। ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने यही किया है। जब वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिसर्च करने की बात चल रही थी, तब सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ बात हुई, तब उन्होंने कहा कि साहब हम 2-3 साल के पहले तो वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही देश का अनुभव था। दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होता था, BCG वैक्सीन का रिसर्च हुआ, 10 साल के बाद इंडिया में आया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का रिसर्च हुआ, 10-12 साल के बाद इंडिया में आया। जो दुनिया में वैक्सीन बनती थी 10-15 साल के बाद इंडिया में आती थी। इंडिया में रिसर्च नहीं होता था, क्यों नहीं हो रहा है, क्या इंडस्ट्रीज की समस्या है? हमने यही काम किया है। उसकी बात सुनी, उन्होंने कहा हम यहाँ रिसर्च करेंगे, लेकिन यहाँ रिसर्च करने की जो सिस्टम है, या तो रूल्स रेगुलेशन, जयराम जी ये बिल पर ही बोलो, जयराम जी ये सारे इशू माननीय अध्यक्ष सारे इशू उठाओगे, जवाब कौन? तो हमने यही किया है। आपने बात माननीय मंत्री को बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल से बाहर नहीं जाऊंगा, ये उसके पर ही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये उसके न्याय पर रिसर्च का काम करती है, इसलिए ये विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ही हमारे साइंटिस्ट, ये ही हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज, ये हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च कर दिया,
और हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। आज ये महीने में, नवंबर महीने में, देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 31 करोड़ डोज मैन्युफैक्चर्स करेंगे। हम कितना भी प्रयास करेंगे तो भी 23 करोड़ से ज़्यादा लगा नहीं पाएंगे। मतलब 7 करोड़ से अबव डोज एक्सेस होगा, जो हम दुनिया को आज दे रहे हैं और दुनिया को मदद कर रहे हैं। ये काम हमने किया है, हमने, और मैं भी बोल रहा हूँ, देख लीजिए, उसमें मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चंस की रिप्लाई, नीरज जी का क्वेश्चंस की रिप्लाई उसमें से मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राम गोपाल यादव जी ने अपनी बात में विषय रखा था सभी वर्ग समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए। राम गोपाल जी नहीं है, लेकिन SC ST ऑलरेडी प्रतिनिधित्व, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजेश कुमार जी ने रिसर्च पर खर्च करने की बात कही थी, वो अच्छा सुझाव है। रिसर्च पर खर्च होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक हमारी स्थिति क्या रही, हम देश में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो बन गए, लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मतलब जेनरिक मेडिसिन में। आज जेनरिक मेडिसिन दुनिया में सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं। अमेरिका में 40% जेनरिक मेडिसिन का यूज इंडिया से सप्लाई होता है और इंडिया से जाता है। दुनिया 5 टैबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई टैबलेट होती है, वो जेनरिक टैबलेट होती है। जेनरिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता है, और आज तक ये ट्रेडिशन चली, क्यों चली मुझे पता नहीं है, लेकिन आज तक दुनिया में बनी हुई ब्रांडेड मेडिसिन इंडिया में बिकती थी, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, और इंडिया के जेनरिक मेडिसिन यहाँ लोग नहीं खाते थे। अवेयरनेस के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता था। एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ से निकला, और बातचीत में हमारे गुप्ता जी ने कहा कि जेनरिक मेडिसिन का प्रचार करना चाहिए, मेडिसिन सस्ते होनी चाहिए, हेल्थ केयर सस्ते होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है, ये रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी नाइपर है वो रिसर्च का काम करती है। हम नाइपर को मैंडेट देते हैं कि आपको API में काम करना है। आपको एक नाइपर को हमने मैंडेट दिया है कि आपको मेडिकल डिवाइस पर काम करना है। अलग अलग नाइपर अपना मैंडेट के अनुसार रिसर्च का काम करती है। हम जेनरिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन आवश्यकता है हमारा देश में रिसर्च हो, हमारे देश में पेटेंट हो, और ये पेटेंट रिसर्च देश में होगा तो पेटेंट देश में होगी, और पेटेंट देश में होगा तो हम हाई कॉस्ट और पेटेंटेड ड्रग्स बना पाएंगे। हाई वैल्यू ड्रग्स देश में बने, ये भी समय की मांग है। और नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट ऐसे रिसर्च में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, और देश में अफोर्डेबल मेडिसिन मिले, सस्ती मेडिसिन मिले, इसलिए जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार हो, यह भी बहुत आवश्यक है। और जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ कई माननीय सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि देश में हमने 8,500 से ज्यादा जन औषधि स्टोर खोले हैं। ये जन औषधि स्टोर पर डे 10 से 15 लाख लोग मेडिसिन लेने के लिए जाता है। समय बदला है, और बदलते समय के साथ आज कई हैबिचुअल डिसीज बढ़े हैं। क्या हुआ तो कि बीपी का पेशेंट है, बीपी है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। और कोई कैंसर का पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये परमानेंट मेडिसिन जब लेनी होती है तब उसको सस्ती मेडिसिन नहीं मिलती, तो अमीर लोगों तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन गरीब लोगों को जब सस्ती मेडिसिन नहीं मिलती और एक घर में से 3-4 हजार रुपीज प्रति महीने मेडिसिन के पीछे खर्च हो जाता है, तो उसकी बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, उसके परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों को सस्ती दवाएं मिले, इसलिए जन औषधि स्टोर चल रहे हैं। उसके अलावा 1000 से अधिक मेडिसिन की हमने सीलिंग प्राइस आज के दिन में फिक्स करके रखी है, जिसकी प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते। 1000 से अधिक ऐसी मेडिसिन है। इतना ही नहीं, एक हेल्थ सेक्टर एक अलग सा सेक्टर है, उसमें जितनी महंगी मेडिसिन होती है वो अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये फोबिया माइंडसेट से निकले, उसके लिए भी
हमने अवेयरनेस अभियान चलाया जन औषधि केंद्र के माध्यम से, और हमें आवश्यकता लगी कि उसमें इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को छाती में पेन होता है, चिट पेन होता है, उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, और हॉस्पिटल लेके हम जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं उसका डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर साहब बाहर आके कहते हैं कि उसको स्टेंट लगाना पड़ेगा, दिक्कत है। फिर से डॉक्टर अंदर जाएंगे, हम कहेंगे हाँ लगाओ, फिर डॉक्टर साहब बाहर आएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे कि एक जर्मन से बना हुआ स्टेंट है, उसकी प्राइस 1.5 लाख है, ये अमेरिका में बना हुआ है, उसकी प्राइस 1,05,000 है, और ये इंडिया में बना हुआ है, उसकी प्राइस 60,000 है। तो भला कितना भी गरीब व्यक्ति हो वो ऐसा ही कहेंगे कि मेरे स्वजन को अच्छा से अच्छा स्टेंट लगाओ, तो 1.5 लाख का लगाएंगे। हमने उसकी चेक किया कि एक्चुअल उसकी प्राइस क्या है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कोई भी इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्री चलाने के लिए उसको प्रॉफिट भी चाहिए, और प्रॉफिट इंडस्ट्रीज करे उसमें हमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए। हमने स्टडी किया कि उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका खर्च, उसका प्रॉफिट सबको मिला के बैरियर मेटल स्टेंट की कीमत क्या होती है, तो हमें पता चला कि उसकी कीमत तो बहुत सामान्य है, और मार्केट में कितने बेचते हैं तो कि 35,000 40,000 बेचते हैं। हमने उसकी प्राइस 7,500 फिक्स कर दी। आज बैरियर मेटल स्टेंट कहां भी जाओ 7,500 में ही मिलेगा। और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, इस स्टेंट की प्राइस 1 लाख 1.5 लाख इतनी हुआ करती थी। हमने सारा अभ्यास किया, सभी कंपनी को बुलाया, कहा कि भाई एक्चुअल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, आपका प्रॉफिट जितना भी डबल चढ़ा दो तो भी इतना होगा, लेकिन आप तो ले रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से डिक्लेयर किया और उसकी प्राइस 30,000 नियरेस्ट कर दी। ये हमारा कमिटमेंट है माननीय अध्यक्ष महोदय। तब जाके लोगों को सस्ती मेडिसिन उपलब्ध होती है, तब जाके गरीबों का कल्याण हो सकता है। भाषण से कल्याण होता हुआ तो गरीबी हटाओ का नारा हमने दिया, आप लोगों ने दिया ही था और दिया ही था। सवाल ये नहीं है, सवाल है कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम करना, और कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने मुहिम चलाई और उसका अच्छा परिणाम मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हनुमंतैया जी ने कहा कि 6 महीने में, अच्छा सुझाव है कि 6 महीने में एक बार काउंसिल की मीटिंग मिले तो अच्छा है। एक वर्ष में 2 बार मिलेगी, और आवश्यकता होगी तो उससे ज़्यादा बार भी मिलेगी, क्योंकि अच्छी तरह से कंसल्टेशन हो, बातचीत हो, और बातचीत के आधार पर निर्णय हो तो अच्छा है। इस तरह से ये बिल में उसको भी हम मेंशन करते हैं। और कनक मंडल जी ने भी जेंडर की बात की, मैंने बता दिया। कुल मिला के माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल नाइपर इंस्टीट्यूट को मजबूत करना है, रिसर्च को महत्व देना है। नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट देश की आवश्यकताओं को पूरी करे, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, ऐसा रिसर्च करे, ये भी हमारे लिए इतना ही आवश्यक है। और ये रिसर्च के लिए हमने जो कड़क कदम उठाए हैं, हम अगले दिनों में रिसर्च के लिए एक R&D पॉलिसी के पर भी विचार कर रहे हैं, जो अगले दिनों में R&D पॉलिसी के माध्यम से हम रिसर्च को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करके देश में इंडिजिनियस रिसर्च हो सके, इस दिशा में भी हमने काम करना शुरू किया है। माननीय सम्मानीय सदस्यों ने जो अपनी महत्वपूर्ण बातचीत रखी है, ज़्यादातर ये बिल में आ ही गए हैं। और भी कुछ आपका अच्छा सुझाव है, मैंने नोट किया है, और जब मैं उसका रूल्स फॉर्म करूंगा उसमें भी उसको इंक्लूड कर लूँगा। कुल मिलाकर हम सब लोगों की मंशा है कि देश में अच्छा रिसर्च हो, इंस्टीट्यूट अच्छी चले। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई जगह पे लैंड है लेकिन बिल्डिंग नहीं बन रही है, वो भी हम कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ अच्छा एक सदस्य ने बताया 2-3 वर्ष के बाद ये भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छी से अच्छी वो हमारे इंस्टीट्यूट चले। इस दिशा में आप सबका महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिला है, उसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा। और मैं आप सब सम्मानीय सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सर्वसम्मति से ये अमेंडमेंट बिल पास करें। धन्यवाद।